KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. तो अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description box and you can follow us on Instagram and subscribe to our Telegram group as well. इन सभी lectures की PDFs is available on our app which is KP Class Exam Prep app and अगर आप iOS user हैं तो आपको Class Plus के नाम से मिलेगा. तो क्या करना है, लॉगिन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल टू यू. अलोंग विद दैट इफ यू चेक आउट द टेस्ट सेक्शन आपको फ्री सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म कर दिया था. आज हम करेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड. तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. Before that, I have a great news for all of you that we at KP classes have come up with our Udan batches for your CVT preparation. आप हमारे साथ जुड़कर अपनी CVT preparation को boost कर सकते हैं. कैसे? Purchase these courses from our app और through our website. बहुत cost effective है, सभी streams में available है, whether you are from commerce, science, humanities, एंड अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं तो सारथी बैच भी अवेलेबल है इन जस्ट 2999. इसमें आप अपने सारे डोमेन्स एंड जीटी कवर करेंगे इन आवर उड़ान बैच. इन सारथी बैच में अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है. दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. सारे सब्जेक्ट्स में सारे ही डोमेन्स अलॉन्ग विद लैंग्वेज जीटी सभी में अवेलेबल हैं. हार्ड कॉपीज एंड सॉफ्ट कॉपीज विल बी अवेलेबल टू यू. And these books contain more than 1200 MCQs. So exam देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs पढ़कर जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, along with previous year questions as well. So देर किस बात की, अभी के अभी परचेज करिए. So महात्मा गांधी की बात करें, he was the most influential and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle of India. काफी ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. ठीक है, अब बात करेंगे कि वो आए कब. 1915 में आए थे. डेट की बात करें 9 जनवरी 1915 को आए थे, जिसको कोमेमोरेट करने के लिए एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. 20 साल बाद वो साउथ अफ्रीका से आए थे. हिस्टोरियन चंद्रन देवनेसन ने बोला कि साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा एंड इट वाज इन द साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी अडॉप्टेड हिज टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. तो सबसे पहले उनका ये जो सत्याग्रह था ये उन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया था साउथ अफ्रीका में. He promoted harmony between all the religion. He alerted upper caste Indians for their discriminatory treatment of the low caste and women as well. अब बात करेंगे कि डिफरेंस क्या था. जब महात्मा गांधी गए थे भारत छोड़कर साउथ अफ्रीका में, फिर वापस लौटे, उस दौरान उनको क्या चेंजेस देखने को मिले. तो द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक इन 1915 वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट. जब वो 1893 में गए थे, एक ही सिमिलैरिटी थी कि वो उस टाइम भी कॉलोनी था एंड अभी भी कॉलोनी है, बट काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था पॉलिटिकल सेंस में. कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट बन चुका था एंड काफी वाइड स्केल तरीके से उन्होंने स्प्रेड किया. ठीक है, उनकी ब्रांचेस बन गई थी एंड थ्रू स्वदेशी मूवमेंट तब तक हो चुका था जिसने मिडिल क्लास के अंदर भी अपील क्रिएट करी. सो मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम टावरिंग लीडर्स. बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, बिपिन चंद्रपाल ऑफ बंगाल, लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब, जिसे कहते हैं लाल बाल पालकर ट्रायो. While these leaders advocated the militant opposition to the colonial rule. दूसरा ग्रुप था मॉडरेट्स का जो काफी पर्सुएसिव थे एंड जिसमें इंक्लूड करते हैं गोखले एंड मोहम्मद अली जिन्ना. ये किसके पार्ट थे? मॉडरेट्स के पार्ट थे. फिर गांधी जी ने आते आने के बाद क्या करा, स्पीच दी थी. फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस कब दिया था उन्होंने? BHU की स्पीच में, जहां उन्होंने बोला he charged Indian elite with a lack of concern for the laboring poor. टारगेट किया कि आप पोर्स की तरफ कंसर्न नहीं दिखाते. Secondly, he chose to remind those present of the peasants and workers who constituted a majority of the population. And the first public announcement of Gandhiji's own desire was to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as whole. अब इनके फर्स्ट कैंपेन की बात करें
At annual congress held in Lucknow in December 1916, Mahatma Gandhi was approached by a peasant from Champaran and he told Mahatma Gandhi about the harsh treatment of the peasants received by the British. 1917 की बात करें, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था चंपारण बिहार में, seeking the security of tenure as well as the freedom to grow crops as per their wish. So उन्होंने फर्स्ट पार्टिसिपेशन उनका चंपारण सत्याग्रह के थ्रू देखने को मिलता है. अब कैंपेन्स की बात करें, लॉन्च बाय गांधी जी इन हिज ओन होम स्टेट. तो वहां पे उन्होंने 2 कैंपेन्स लॉन्च करे थे गुजरात में. फर्स्टली ही पार्टिसिपेटेड इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक 1918 में जो हुआ था. तो ये एमसीक्यू के लिए जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, पहला था अहमदाबाद में जो डिमांड कर रहे थे बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. सेकेंडली खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट करा सेम ईयर में. प्रॉब्लम क्या था? रेमिशन ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट, क्योंकि हार्वेस्ट नहीं था, स्टिल स्टेट वाज डिमांडिंग मोर टैक्स. उसी के दौरान नेक्स्ट ईयर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट पास करती है. रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार पास करती है मार्च 1919 में. तो क्रोनोलॉजी में याद रखिए 1917, 1918, 1919 तक पहुंच गए, जिसमें बोला गया कि गवर्नमेंट किसी को भी प्रिजन जेल में डाल सकती है एंड उस पर्सन को क्या होगा, ट्रायल देने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब राइट नॉट टू बी हर्ड. तो गांधी जी कॉल फॉर वाइड स्प्रेड एजिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. एंड ये किसके लिए था? ये इंडियंस के लिए था कि दे विल बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल. तो उनको कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा. तो 6 अप्रैल को इन्होंने एक हड़ताल डिक्लेयर करी थी. द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ग्रू कि वो अमृतसर तक पहुंच गए एंड वहां पे गांधी जी जालियांवाला बाग में एक स्पीच देने वाले थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, लार्ज स्केल गैदरिंग इकट्ठी हुई थी एंड अल्टीमेटली इस मौके का फायदा उठा के जनरल डायर ने ओपन फायर का एक ऑर्डर दे दिया. तो मोर देन 400 पीपल वर किल्ड, जिसे कहते हैं जालियांवाला बाग मैसेकर, एंड इट वाज द रॉलेट एक्ट दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर. So encouraged by its success, Gandhi ji called for campaign of non-cooperation movement. And after Jallianwala Bagh massacre, गांधी जी ने देखा, तब गांधी जी डिसाइडेड अब बहुत हो गया, I will start non-cooperation movement. तो किस किस वजह से non-cooperation NCM स्टार्ट हुआ था? पहला रीजन तो ये था वर्ल्ड वॉर 1 एंड जो उन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस करे थे ब्रिटिशर्स ने. दूसरा, ब्रिटिशर्स ने प्रेस को सेंसर कर दिया था कि अब कोई प्रेस नहीं अलाउ होगी. Then comes Rowlatt Act, which was the main reason. Then Gandhi ji detained while proceeding to Punjab, Jallianwala Bagh massacre, and Rowlatt Act को यूज करके काफी लोगों को भी अरेस्ट किया गया था. अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? उस टाइम पे एक और मूवमेंट कंटेम्प्रेरी राइज हो रही थी, खिलाफत मूवमेंट, दैट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, 2 मुस्लिम ब्रदर्स. उनके खलीफा जो तुर्क हैं उनको डिथ्रोन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने, तो उनके अगेंस्ट ये किया था. तो इन्होंने, गांधी जी ने क्या देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इसको यूज करके आई कैन यूनाइट हिंदू मुस्लिम टुगेदर, और उनको मैं एनसीएम का पार्ट बना के इसको हम वाइड स्केल पे लॉन्च कर सकते हैं. एंड इससे पहले राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, इससे पहले ऐसा कौन सा चीज हुई थी जिसमें हमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिलती है? तो ही वांटेड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर. क्या होता था एनसीएम में? बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया. कॉलेजेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाते थे वहां पे कोई अटेंड नहीं करेगा. इवन लॉयर्स ने मना कर दिया, हम कोर्ट नहीं जाएंगे. वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज. हिल ट्राइब्स इन द नॉर्दर्न आंध्रा वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज. इवन फार्मर्स इन अवध रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस एज वेल. So these protests were sometimes carried out in defiance of the local nationalist leadership. Gandhi ji taught the people of self-discipline, renunciation, self-denial, अहिंसा, सत्याग्रह. नॉन कॉपरेशन के थ्रू गांधी जी ने इन चीजों को प्रोपगेट किया, स्प्रेड किया. तो एम क्या था? सेल्फ रूल, स्वराज. सो दिस मूवमेंट shook the foundation of the British rule in India. बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ एनसीएम? फरवरी 1922 की बात है. एक पेजेंट के ग्रुप ने पुलिस स्टेशन पे अटैक करा. कहां पे? यूपी के डिस्ट्रिक्ट चौरी चौरा में. एंड गांधी जी क्या प्रमोट कर रहे थे?
नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे एंड सडनली उन्होंने वायलेंस को देखा तो इस वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ करा. अब गांधी जी इमर्ज एज अ पीपल लीडर. सो ही ट्रांसफॉर्म द नेशनलिस्ट मूवमेंट इनटू द मास मूवमेंट. एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया उन्होंने. जब बीएचयू की स्पीच में उन्होंने बोला, ही रिमाइंडेड पीपल दैट द पेसेंट्स एंड द वर्कर्स वर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जिनको हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है. So his desire was to make Indian nationalism representative of Indian people, and Indian population consisted of largely of workers and peasants. So the people appreciated the fact that he dressed like them, lived like them, even spoke a local language. He identified himself as a common man. This was strikingly reflected in his dress, while other nationalist leaders dressed formally, wearing a western suit or Indian band gala. गांधी जी क्या कहते थे? सिंपल धोती और क्लॉथ में ही रहते थे. Meanwhile, he spent part of each day working on the charkha, which is the spinning wheel, and encouraged other nationalist leaders to do likewise. So the act of spinning allowed Gandhiji to break the boundaries prevailed within the traditional caste system between the mental labor and the manual labor. And he also appealed among the poor. He was very appealing. And उनके lifestyle की वजह से it was more appealing. So people could connect to them very easily. And he appeared not just to look like them, but also to understand and relate with them. So that's why he was loved by people. अब rumors की बात करें, so there were rumors of Gandhiji's miraculous power. कहीं पे बोला गया था that he has been sent by the king to redress the problems of the farmers. कहीं पे बोला गया his appeal among the poor in particular was enhanced by his lifestyle. कुछ बोलते थे कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करा ताकि ये इनको पर्सुएट कर सके. Those who criticized Gandhi found their house mysteriously falling apart or the crops failing. And Gandhi appeared to Indian peasants as a savior who rescued them from the high taxes. Then comes the base of Indian national movement under the Gandhiji. So he brought changes in the Congress. इन्होंने new branches set up करी in the various parts of India as well. प्रजा मंडल्स लेकर आए. प्रजा मंडल्स कहाँ बनी थी? स्पेशली प्रिंसली स्टेट्स में कॉमनर्स ने क्या हो रहा था, प्रजा मंडल्स को बनाया था ताकि नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा सके. Then provincial committees of the Congress were based on the linguistic division rather than artificial boundaries set up by the British administration. And he also advocated the spreading of nationalist message कि मदर टंग में मैं क्या करूंगा, नेशनल मैसेज को स्प्रेड करूंगा, rather than English language of the British, and thus nationalist message was carried to the parts of India and the social groups previously untouched by it. So prosperous businessmen and industrialists were quick to recognize that in free India, favors enjoyed by the British competitors would come to an end. So they wasted no time joining the Congress as the Indian entrepreneurs. For example, J.D. Birla supported the national movement openly. Highly talented Indians attached themselves to Gandhi. Gandhiji was seen as Mahatma, and he had a huge following from all sections of the people all over the India as well. So he as a social reformer बात करते हैं 2 मार्कर में पूछा जा सकता है. So he took steps to remove the social evils. जैसे उन्होंने चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, वॉइस अगेंस्ट करी. He emphasized on हिंदू मुस्लिम हार्मनी. वो स्टार्टिंग से क्या कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी को कर रहे थे, यूनिटी को प्रमोट कर रहे थे. Meanwhile on the economic front, Indians had to learn to become self-reliant. वो हमेशा चाहते थे सेल्फ रूल, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर रहो. Stressed on wearing of khadi. खादी पहनिए rather than import cloth from other countries. So import को substitute करने के लिए उन्होंने खादी को प्रमोट करना शुरू कर दिया. So this was all about this lecture. I'll see you in the next class with second part of this chapter. We will be continuing. So till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.